हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी यू टी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और मेरे साथ हैं यहाँ पे आयुष, जो बहुत ही अच्छा स्कोर करके सी यू टी 2024 में एकदम मतलब परचम लहराया है उन्होंने। एंड मैं वेलकम करना चाहूंगा आयुष। So hello everyone, my name is Ayush Maurya and I have scored 776 out of 800 in CUET UG 2024 and I was a paid student of Pratigya batch and Adda 247 team has helped me a lot throughout this whole journey and helped me to score such a decent marks. तो एक बार आयुष आप बताइए कि पहले तो कहाँ से हैं और आपके फैमिली में क्या कौन कौन है, क्या बैकग्राउंड है आपका। तो सर मैं हूँ नोएडा से और मेरे फैमिली में मतलब मेरे मम्मी पापा और उसके अलावा मेरा छोटा भाई है। तो मेरे पापा जो हैं वो बिजनेस में हैं एंड माय मदर इज अ होम मेकर। ओके, तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आपने मतलब क्लासेस प्रतिज्ञा में आपने ली थी। प्रतिज्ञा में तो मैंने मतलब प्रतिज्ञा में कॉमर्स वाला लिया था। हाइब्रिड जो जिसमें हाइब्रिड टेस्ट सीरीज की थी। तो ओके। उसमें मेनली मैंने चार सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि बी कॉम ऑनर्स मेरा एम था। तो उसके लिए चार सब्जेक्ट्स नेसेसरी थे। तो आप आई थिंक डीयू टारगेट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली नोएडा से हैं। यस सर, बिल्कुल। ओके, तो क्या प्लान है, आप कौन सा मतलब इतने अच्छा स्कोर किया आप, वैसे तो पूछना ही नहीं चाहिए, स्टिल आपके मन में कौन सा कॉलेज था कि इस कॉलेज में मुझे मुझे एडमिशन जरूर लेना है। सर आपको तो पता है हर कॉमर्स स्टूडेंट का एक ही ड्रीम होता है, श्री बिल- राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे हम बात करते हैं कि आप इंडिविजुअल पहले मार्क्स बताइए कि आपके हर सब्जेक्ट में जो आपके 800 में से स्कोर बन रहा है वो हर सब्जेक्ट में कितना आपने स्कोर किया है। तो सर अकाउंटेंसी में मेरा फुल है 200 आउट ऑफ 200। बिजनेस ग्रेट। स्टडीज में 194, इको में 194 और इंग्लिश में 188, जो कि 200 हो सकता था पर वो मिसमैनेजमेंट हुआ था उस दिन बहुत ज्यादा। बहुत बच्चों ने बेटा फेस किया है, ये प्रॉब्लम रही है। बट स्टिल मैं यही कहूंगा आपका जो स्कोर रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अकाउंटेंसी में तो 200 आउट ऑफ 200 है। यस सर। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले अकाउंटेंसी से ही। तो अकाउंटेंसी में कैसे आपके पूरे मार्क्स आ गए हैं। अकाउंटेंसी तो मेनली दो चीजों पे रहता है। आपको पहले जो थ्योरी है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, बिना प्रैक्टिस के मतलब अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स रहते हैं हमारे उसमें काफी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए और जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए सही टाइम पे हिट करने चाहिए। तो जितना हमें टाइम अलोकेटेड होता है अकाउंटेंसी के पेपर में, तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप इंस्टेंटली सॉल्व करें और आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट चूज करना होता है कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो इसको ड्रॉप करो। तो वो चीज प्रैक्टिस के साथ ही आती है। तो आपको क्लासेस में ये सारी चीजें बताई होंगी ऑब्वियसली। यस सर, बिल्कुल। क्लासेस में तो तो प्रैक्टिस वगैरह होती रहती थी और उसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मोस्टली उनमें से पेपर में भी आए थे सिमिलर क्वेश्चन। तो अड्डा के मॉक टेस्ट आपने लगाए जो हाइब्रिड किट आप बता रहे थे, तो यस उसमें सर। से बहुत सारी चीजें आपको वही सेम दिखाई दी एग्जाम में। यस सर। और हाइब्रिड किट का एक और बेनिफिट था, क्योंकि हाइब्रिड किट में हमें एमसीक्यू के लिए ओएमआर शीट्स प्रोवाइड की थी। तो मैं डेली ओएमआर भी लगाता था और उसके अलावा क्योंकि ओएमआर में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है और उसके अलावा ओएमआर में देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि आप उसको वापस करेक्ट नहीं कर सकते काट के। एग्जैक्टली। या तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई मेरी, क्योंकि मतलब उसी अकॉर्डिंग मेरी प्रैक्टिस थी। ओके, तो बाकी आपके जो सब्जेक्ट है, ये तो हमने अकाउंटेंसी को लेकर के हमने बात करी। यस लेकिन सर। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जो बिजनेस स्टडीज है उसको आपने किस तरह से अप्रोच किया। तो इंग्लिश के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं सोचता ओके हूँ सर। कि बीएसटी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश काफी डिफरेंट रहा होगा, क्योंकि वो आपने यस ट्वेल्थ में सर। भी नहीं पढ़ा है। तो बिजनेस स्टडीज में मैंने जो ट्वेल्थ में किया था वो आर के सिंगला से किया था, जो कि पब्लिशर की बुक थी। हम्म। बोर्ड के लिए जब मैंने मतलब पीयूटी के लिए जब मैंने एमसीक्यू लगाने स्टार्ट किए, तो मैंने देखा कि काफी सारे ऑप्शंस जो थे बहुत सिमिलर लग रहे थे, क्योंकि सीयूटी के टाइम में क्या होता है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से मैंने फिर एनसीईआरटी रीड करनी शुरू की। और उसके अलावा हर्ष सर ने काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे थे। और जो लास्ट मोमेंट पे सर ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी उसके रिवीजन के रिगार्डिंग,
हम्म। उसमें से काफी सारा पेपर आ गया था। ओके, तो वो निचोड़ सीरीज की बात कर रहे हैं क्या आप? सर मुझे लास्ट में याद नहीं, पर लास्ट में एक सेशन मैंने यूट्यूब से देखा था, बाकी तो मैं पेड बैचेस से ही यूज कर रहा था स्टडी के ऊपर। ओके। और इकोनॉमिक्स के लिए भी ऑलमोस्ट आपका यही मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही होगी? यस सर, इकोनॉमिक्स के लिए भी जितनी भी मॉक सीरीज थी वो लगा ली। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इकोनॉमिक्स में मेरी स्टार्टिंग से थी अच्छी, तो उसके लिए मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ओके। तो जैसा कि मैं बच्चों से बात करता हूँ और मैं उनको यही समझाता हूँ कि जो डोमेन्स होते हैं वो आपने ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं देखे होते हैं। ऑल दो उसके लिए एक हमें अलग अप्रोच चाहिए होती है एमसीक्यूज सॉल्व करने की, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के लिए हम बहुत स्पेसिफिक होकर के प्रेजेंटेशंस पे ध्यान देते हैं और हमें इतना क्विकली चीज़ें नहीं करनी होती। लेकिन जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं मॉक टेस्ट में जो हम लगाते हैं या वैसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारा क्या कहते हैं एक क्विकनेस चाहिए होती है कि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, टाइम बचे हमारे पास, ताकि हम जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, उनको टाइम दे सके। तो ये तो चीजें आप क्या कहते हैं डोमेन्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन वहां अगर हम बात करते हैं जीटी या इंग्लिश की, जो कि आपने इंग्लिश दिया था, तो इंग्लिश के अंदर आपको प्रॉपरली जो ट्वेल्थ में वो तो नहीं करना था, लिटरेचर वगैरह नहीं आती, तो आपको ग्रामर पोर्शन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और रीअरेंजमेंट पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जो कि मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, तो उसके लिए बच्चा पढ़ता है, तो बच्चे के लिए बिल्कुल नया होता है। तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मार्च एंड में मैंने प्रतिज्ञा बैच के बारे में सुना था, तो जो उसकी फर्स्ट क्लास थी वो थी पोएटिक डिवाइसेस पे, ठीक है। तो उसको मैंने जब देखा तो मतलब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और आने लगी। तो पहले क्या हो रहा था, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि इंग्लिश तो मैं खुद से कर दूंगा, तो मैंने मॉक्स वगैरह लगाए तो उस पर उतना अच्छा स्कोर नहीं बन रहा था, जैसे 170 182 ऐसे ही रह जा रहा था, कभी फुल नहीं आ रहा था। तो वो वहां मुझे वीकनेस क्या लगी कि मेरे जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे वो इतने क्लियर नहीं थे। बट फिर प्रतिज्ञा बैच लेने के बाद उसमें मैम ने काफी मतलब डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे, तो उसके बाद धीरे ग्रेजुअली मेरा स्कोर इंक्रीज होने लगा मॉक में, तो फिर कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद फिर बस वही लास्ट मोमेंट में ब्लेंडर ना कर दिया होता तो फिर वो मतलब उसमें 200 पक्के थे इंग्लिश में। चलो, फिर भी बहुत आपने अच्छा स्कोर किया है, ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो यस। अब हम बात करते हैं बुक्स को लेकर के कि आपने सीयूटी, स्पेसिफिकली हम सीयूटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो अड्डा की बुक्स, ऑब्वियसली जब आप बता रहे हमने प्रतिज्ञा में पढ़ाई करी है, तो आपने वो भी यूज की होगी, तो वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रही थी? तो अड्डा की बुक्स है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स हैं हर चीज के। तो रिवीजन के टाइम काफी क्विकली रिवाइज हो जाता था। उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं समझ आया, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज मतलब पॉइंट वाइज कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे पैराग्राफ वाइज दे रखा है, तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है इस एनसीईआरटी से पढ़ने में। तो अड्डा ने क्या है उसमें मतलब काफी एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में सब कुछ प्रेजेंट कर रखा है। नाइस। तो वैसे आप बता रहे थे कि मॉक टेस्ट भी बहुत सारे लगाए हैं, तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि आपने इन चार सब्जेक्ट्स के लिए इतनी मेहनत करी, तो आपने टोटल कितने मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे अपनी 2024 के सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? लैंग्वेज के लिए मैंने बहुत लगाए थे, लैंग्वेज के अराउंड आई गेस 60 65 प्लस मॉक पेपर लगा दिए थे। और उसके अलावा डीपीपीस डेली सॉल्व की थी। बल्कि डोमेन में थोड़ा कम था, जैसे 30 35 मॉक पेपर से काम हो गया था पर सब्जेक्ट डोमेन्स में। ओके, तो मतलब ये जो आप नंबर बता रहे हैं वाकई में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे नहीं सोचते कि यार इतना थोड़ी ना करना होता है। ठीक है। तो ये बहुत अब नॉर्मल क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे सीयूटी एग्जाम के लिए? तो अगर आर वाइज जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ मतलब डे वाइज फिक्स नहीं था, पर हम्म। इतना था कि ये टॉपिक्स कर लेनी है, जो क्लासेस होती थी वो अटेंड करनी है, उसके बाद उसके रिवीजन करने हैं। आई गेस वो जितना भी टाइम ले उतना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आवर्स में बाउंडेड रहेंगे तो कभी कभार बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी कभार उतना डिसिप्लिन लोग रह नहीं पाते। तो बिल्कुल उस हिसाब से आई गेस टॉपिक वाइज जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कहने का आपका ये मतलब है कि आप जो टॉपिक आप सोचते हैं कि एक दिन में इतना होना चाहिए, फिर उसको चाहे कितना भी टाइम लगे वो उतना करके आपको छोड़ना चाहिए। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ओवरऑल बात करें कि आपने कितने महीने पहले पढ़ना शुरू करा,
और क्या आपको लगता है कि थोड़ा और पहले शुरू कर देना चाहिए था, या फिर आपने किस तरीके से अप्रोच किया, ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी? तो जब 11th में मैंने कॉमर्स लिया था तो इतना कुछ नहीं पता था, क्योंकि सबको बस एक ही उसमें प्रोफेशन पता था, सीए। तो मैंने सोचा था कि यही करेंगे। तो उस टाइम सीयूईटी का वगैरह कुछ सोचा नहीं था, पर जब 12th में आया तो उसके बाद फिर था कि हाँ एसआरसीसी जाना है, वहां से बीकॉम ऑनर्स करना है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने फिर अपने डोमेन्स उसी टाइम स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम मुझे लैंग्वेज का इतना आइडिया नहीं था कि तो फिर लैंग्वेज छोड़ के मैंने डोमेन्स उस टाइम प्रिपेयर किया अच्छे से। तो और जो लास्ट का 1.5 मंथ था उसमें मैंने लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी और डोमेन्स की कम कर दी, क्योंकि डोमेन्स में बस मेरे को प्रैक्टिस करना बच गया था। और लैंग्वेज में मतलब ऑलमोस्ट बेस से बिल्डअप कर रहा था। ओके, तो बाकी आप ट्वेल्थ के साथ साथ ही कर रहे थे, तो आपका क्लास यस। ट्वेल्थ और आपने सीयूटी की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करी? क्योंकि कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं एग्जाम के बाद कर लेंगे, छोड़ो। लेकिन मैं बार बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि बेटा आपको लगभग एक महीना ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम के बाद। उस टाइम पे आपको अगर जीटी और लैंग्वेज जैसे कुछ करना हुआ जो कि आपने शायद उसमें आप जीरो हो, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे? प्लस मैं ये भी मानता हूँ कि डोमेन्स के लिए भी सिर्फ एक महीना एमसीक्यू लगाना काफी नहीं है। तो आपने क्लास ट्वेल्थ और सीयूईटी को एक साथ कैसे किया? और जो मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों की जो अप्रोच रहती है कि यार पेपर के बाद कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद कर लेंगे, क्या वो सही है? सर एक तो एक मिसकंसेप्शन बन गया है सीयूईटी आने के बाद कि अब बोर्ड्स की वैल्यू नहीं है, तो जब सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तब हम पढ़ना चालू करेंगे। और उस टाइम वो इतना पैनिक कर जाते हैं सर, इतना वास्ट सिलेबस देख के, कि उस टाइम नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से धीरे धीरे टॉपिक्स को मतलब क्लियरिटी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर टॉपिक्स क्लियर होंगे तो उसके वो बोर्ड में भी हेल्प करेगा और आगे सीयूईटी में भी हेल्प करेगा। क्योंकि मतलब आपने अगर बोर्ड्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर किया है तो 80% आपकी प्रिपरेशन डन है। आपको बस जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो रिवाइज करने हैं, और उसके अलावा सिर्फ मॉक्स पे मॉक्स लगाने हैं। बिल्कुल, यस सर। मॉक की प्रैक्टिस तो इतनी ज्यादा, बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि एंड मोमेंट का इंतजार बिल्कुल भी मत करो, पहले से ही चीजों को करके रखो। एंड लास्ट में सिर्फ आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि अब क्वेश्चन दिखेगा तो सेकंड्स में हो जाएगा। तो उस लेवल पे पहुंचना है। और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सब्जेक्ट बचेगा जिसमें से आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर ना कर पाए। यस सर, क्योंकि मॉक्स में जब मैंने किए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए, रिपीट हुए। जो अकाउंटेंसी का पेपर था, लोग बोल रहे हैं बहुत लेंदी होता है। मेरा 30 मिनट में पूरा हो गया था, क्योंकि वो लास्ट पेपर था और थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी कि अब पेपर खत्म है। तो 30 मिनट्स में खत्म हो गया था वो पेपर। तो मुझे लग रहा था मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर दिया, फिर मैंने वापस देखा तो वो सारे क्वेश्चन सही थे। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप मतलब मॉक्स प्रिपेयर करते रहते हो, कि आपको क्वेश्चन देखते ही आता है, आपको आप मार्क करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। ओके, तो अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, क्या सपोर्ट रहा उनका ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर सपोर्ट तो स्टार्टिंग से था, स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम से तो उन्होंने मतलब फ्री कर रखा था कि जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, जिसमें बेटर परफॉर्म कर सको, और मतलब उस स्ट्रीम को ले लो। तो फिर लास्ट में मैंने मतलब कॉमर्स लिया। उसके अलावा फिर पीयूटी के लिए भी बहुत सपोर्ट था कि मतलब जब मैं पढ़ता वढ़ता था तो मेरी डाइट वगैरह ख्याल वगैरह सब पेरेंट्स ने रखा। और उसके अलावा मतलब यहाँ तक तो मेरे पापा सेंटर पे छोड़ के जाते थे, तो वो वहीं पे वेट करते थे कि मतलब जब एग्जाम खत्म होगा तब आएंगे। क्योंकि उस टाइम का वेदर बहुत यहाँ नोएडा में तो बहुत बेकार था। तो मतलब एक जर्नी होती है, मुझे भी ये फील होता है कि पेरेंट्स आपके साथ वो जर्नी जी रहे होते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली exactly जैसा आप बोल रहे हो, काफी मतलब ये चीजें हमें बहुत ज्यादा फिर मोटिवेट करती है कि हाँ हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। मेरी मेहनत है तो मेरे पेरेंट्स की भी उतनी मेहनत है, उसको तो रिजल्ट हमें लाकर देना ही है। और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बताई, जैसे आपने बताई। अब आपका फ्यूचर का प्लान क्या है कि आप बीकॉम ऑनर्स जैसा कह रहे हैं करेंगे, उसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं कि हम लाइफ में आगे और क्या किया जाए? अभी तो बीकॉम ऑनर्स है, उसके अलावा मतलब कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वो सेकेंड ईयर से आई गेस मैं कर दूंगा स्टार्ट। और फिर आईएएम से। नाइस, आई एम, मतलब बहुत क्लैरिटी है इस चीज को लेकर के, बहुत अच्छी बात है। एंड
अड्डा 24/7 के लिए आप कोई मैसेज देना चाहे कि किस तरीके से क्या रोल प्ले किया अड्डा 24/7 की टीम ने, या किसी एक फैकल्टी को, अगर आप स्पेशली कुछ कहना चाहें तो। सर आपने पहली बात बहुत मोटिवेट किया था क्लासेस के हाँ जी। बीच बीच में। और उसके अलावा आप उन मतलब उन स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट मतलब करते हो जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट सिर्फ क्लास में आके फिर मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते कि पढ़ने वाला। और उसके अलावा मतलब पूरी अड्डा की फैकल्टी बहुत अच्छी है उस हिसाब से। तो मतलब किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं अब रिकमेंड करता हूँ सीयूटी प्रेप के लिए, तो वो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अड्डा ही होती है। क्या बात है, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए तो खैर एक्सपीरियंस, क्योंकि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिनके साथ मतलब ये सफर मैंने भी तय किया है, जहां तक अगर मैं अपनी बात करूं, तो वो फील होता है कि बच्चे के साथ एक एक क्वेश्चन करना, उसको इतना आगे तक पहुंचाना, एंड एक सस्पेंस होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब वही नाम हम देखते हैं हमारे सामने आते हैं कि यार इतना अच्छा स्कोर किया, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड अड्डा 24/7 की पूरी टीम आप पे प्राउड करती है। एंड लास्ट एक मिसकंसेप्शन के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा आपसे, कि ऑनलाइन पढ़ करके हम स्कोर नहीं कर सकते, ऑनलाइन पढ़ना बेकार है। और आपके मार्क्स, आपका स्कोर जो आपने किया है, वो इस बात को ये जो मिसकंसेप्शन है उसको पूरी तरह से तोड़ता है। तो आप इस पॉइंट पे क्या कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या मतलब फायदे हैं, या ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, वॉट एवर। ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहली बार स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना डिसिप्लिन्ड है। ऑनलाइन में सब डिसिप्लिन नहीं रह पाते क्योंकि टीचर आपके सामने नहीं है, टीचर उस स्क्रीन के उस साइड है। तो वो आपको पहली बात तो मतलब फिजिकली नहीं देख रहा है। तो उस हम्म। हिसाब से काफी स्टूडेंट्स क्या है इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अब तो हो जाएगा। और पहली बात, ऑनलाइन काफी कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देता है हर स्टूडेंट के हिसाब से। अगर मेरी मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई, मैं उसको इवनिंग में रिपीट करके देख सकता हूँ। मैं टीचर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ईमेल के थ्रू, जैसा कि हम लोग करते थे। तो वहां से बिल्कुल। मतलब काफी डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑफलाइन टीचर्स क्या है कि इतने बड़े बैच साइजेस में पढ़ाने लग गए हैं कि वो स्टूडेंट पे उतना फोकस नहीं रहता। और ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता कि बैच साइज कितना भी बड़ा हो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यस। मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं, तो आप शायद उस चीज को कंफर्म करना, मैंने एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, एक एक बच्चा क्या बोलता है, क्या प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज को मैं एड्रेस करता था। और पूरी टीम में, हमारी जो अड्डा 24/7 की टीम है, उन्होंने ये सारे काम किए हैं, ताकि बच्चों को कभी फील ही ना हो कि ऑफलाइन पढ़ लेता काश में। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है इस सोसाइटी में, क्योंकि एक कन्वेंशनल पाथ है कि बच्चों को एक ट्यूशन में जाकर भेजो, वो पढ़ाई करेगा। स्टिल बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। अड्डा 24/7 में बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि बेटा आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको बुक्स भी मिल रही हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको परफेक्टली जो चीज चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट नोट्स जो। सर हाँ जी, प्लीज। सर क्योंकि काफी काफी रिसोर्सेज तो प्रोवाइड किए ही, बाकी पूरी फैकल्टी बच्चों से काफी कनेक्टेड रही है। तो उस हिसाब से मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरा, तो मतलब काफी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। वेरी नाइस। तो अब जाते जाते बस एक ही चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को जो सीयूटी 2025 में अपीयर करेंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, और वो भी एसआरसीसी जैसे बढ़िया कॉलेजेस में जा पाए। फर्स्ट एडवाइस तो यही रहेगी, दी अर्लियर यू स्टार्ट दी बेटर इट इज। तो अगर अभी से प्रिपरेशन पूरी आप स्टार्ट कर देते हो तो लास्ट में आपको एक बर्डन नहीं रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप बेटर परफॉर्म करोगे। और अपने आप को पहली बात अंडर एस्टिमेट कर देना मतलब बंद कर देना चाहिए कि ये एसआरसीसी है तो ये सबको नहीं मिलेगा, तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो उसके कुछ, अब एसआरसीसी एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, तो आपको उसके लिए उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हर कोई कर सकता है। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना अच्छा स्कोर किया। एंड आप पे आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड करते होंगे, और पूरी अड्डा की टीम प्राउड करती है। और बस मैं यही कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने स्कोर किया, और यही हमारे लिए क्या कहते हैं सबसे बड़ी मोटिवेशन है आगे बाकी सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं कि आयुष ने किस तरह से प्रिपरेशन करी, या आपके कोई और डाउट हो
तो आयुष मैं आपको भी बोलूंगा कि प्लीज उन बच्चों को इस कमेंट सेक्शन में आप भी एड्रेस करना, थोड़ा गाइड करना, क्योंकि एक बड़े भाई की जरूरत होती है। ठीक है। और बस अपना प्यार इस वीडियो को दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।